हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम मानव के पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन या डाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर जटिल भोज्य पदार्थों को, जो हम खाना खाते हैं या भोजन लेते हैं, वह जटिल रूप में होता है और इन जटिल भोज्य पदार्थों का सरल रूप में जो परिवर्तन हो जाता है इसे पाचन कहते हैं। अर्थात जटिल भोज्य पदार्थों का सरल पदार्थों में होने वाला परिवर्तन पाचन कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल रूप में होने वाला परिवर्तन पाचन कहलाता है। यह पाचन की परिभाषा थी। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल रूप में होने वाला परिवर्तन पाचन कहलाता है। पाचन के लिए शरीर में एक सिस्टम पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन के लिए शरीर में जो तंत्र होता है, पाचन के लिए जो तंत्र या सिस्टम शरीर में होता है या जो सिस्टम पाचन का कार्य करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पुनः क्वेश्चन आता है कि इस पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। अंग तंत्र में सामान्यतः समान कार्य करने वाले अंगों को रखा जाता है। पाचन तंत्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। नंबर 1 आहार नाल और नंबर 2 पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन तंत्र के ये दो भाग होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। आहार नाल का निर्माण निम्नलिखित भागों से होता है। नंबर 1 इसको कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी। आहार नाल का निर्माण निम्न भागों से होता है। नंबर 1 मुख व मुख ग्रसन गुहिका, माउथ एंड बक्कल कैविटी। मुख, इसको मुख गुहिका ही लिख दें। नंबर 2 ग्रसनी या फेरेंक्स। इसका तीसरा भाग होता है ग्रासनली या ग्रसिका। इसके लिए बोलते हैं ईसोफेगस।
इसका चौथा भाग होता है अमाशय या स्टोमक। चौथा भाग होता है अमाशय या स्टोमक और इसका पांचवा भाग होता है आंत या इंटेस्टाइन। आंत या इंटेस्टाइन यह पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आंत या इंटेस्टाइन यह पुनः दो भागों में बटी होती है। नंबर 1, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन INT, इसको आप इंटेस्टाइन पढ़ें। और इसका दूसरा भाग होता है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। आंत के दो भाग होते हैं, इंटेस्टाइन के दो भाग होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं जिन्हें हम एक सिंपल मैनोमिक्स के द्वारा याद कर सकते हैं। यह मैनोमिक्स होता है DJ, शादी ब्याहों में आता ही है, DJI SCI, DJI SCI, DJI SCI। इसमें से जो DJI होता है यह स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट व्यक्त करता है और SCI आई नहीं R है, यह बड़ी आंत के 3 भागों को व्यक्त करता है। छोटी आंत के जो 3 भाग हैं उसमें से पहली होती है गृहिणी या ड्यूडेनियम। इसका पहला भाग होता है गृहिणी या ड्यूडेनियम। दूसरा भाग इसका होता है मध्यांत्र। इसके लिए बोलते हैं जेजेनम, जे से जेजेनम। और तीसरा भाग होता है मध्य के बाद शेषी होता है शेषांत्र। इसके लिए बोलते हैं इलियम। ड्यूडेनियम, जेजेनम और इलियम। इसके पश्चात जो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं उसमें एस का मतलब होता है सीकम। सी का मतलब होता है कोलन। और आर का मतलब होता है रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने आहार नाल के विभिन्न भागों का अध्ययन किया है। आहार नाल का निर्माण मुख्यतः 5 भागों से होता है। इसके पश्चात आता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं? पाचन में जो ग्रंथियां सहायता करती हैं वह ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। ये मुख्यतः एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और प्रमुख पाचक ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि होती है लार ग्रंथि या सलेवरी ग्लैंड। दूसरी ग्रंथि होती है यकृत या लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत या लीवर।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि ये लार का स्रावन करती हैं और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम यह टाइलिन है। इसके पश्चात जो तीसरी ग्रंथि होती है यह अग्न्याशय या पैंक्रियास होती है। यह मिश्रित ग्रंथि होती है, अर्थात यह एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। यह मिश्रित ग्रंथि होती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का अध्ययन किया है। इसके पश्चात इसमें गॉल ब्लैडर या पित्ताशय भी आता है, जो कि मुख्यतः पित्त का संग्रह करता है, किंतु यह किसी भी प्रकार के पाचक रस का निर्माण नहीं करता है। अब हम इस आहार नाल के डायग्राम को किस प्रकार से बनाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। मनुष्य की आहार नाल माउथ से, मुख से लेकर गुदाद्वार या एनस तक फैली रहती है। यह एक नलिकाकार ट्यूब के रूप में होती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर तक होती है, जिसमें से इंटेस्टाइन की लंबाई 8.0 मीटर तक होती है। इसमें छोटी आंत बड़ी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर तक, और यह लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होती है। अनुमानित है, थोड़ी बहुत इनका योग गड़बड़ हो सकता है। अब हम मानव शरीर में पाए जाने वाले पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें शुरुआत मुख से होती है। मुख एक दरारनुमा संरचना होती है जो ओंठों से घिरी रहती है। यह मुख के बारे में था। मुख के पीछे मुख गुहा स्थित होती है। मुख एक दरारनुमा संरचना होती है जो कि ओंठों से घिरी होती है। मुख के पीछे मुख गुहा या बक्कल कैविटी स्थित होती है। यदि हम मुख गुहा का अध्ययन करें या अपने मुंह के अंदर देखें तो ज्ञात होता है कि मुख गुहा की जो छत होती है वह हार्ड होती है, और इस कठोर या हार्ड संरचना के लिए पैलेट कहते हैं। यदि आप अपने तालू के लिए ऊपर की तरफ लगाएं तब यह हार्ड होती है, आगे की तरफ यहां तक ये हार्ड रहेगी और पीछे गले के अंदर की तरफ यह सॉफ्ट हो जाती है। क्योंकि जहां पर ये सॉफ्ट होती है इसका निर्माण उपास्थि के द्वारा होता है, और इस हार्ड संरचना के लिए पैलेट कहते हैं। यह मुख गुहा का छत थी या ऊपर की ओर की संरचना थी। मुख गुहा के नीचे की ओर जीभ पाई जाती है जो कि एक मांसल संरचना होती है। इसके अतिरिक्त इसी जीभ के साथ
ऊपर नीचे लार ग्रंथियां स्थित होती हैं और मुख गुहा में इसके अतिरिक्त दांत या टीथ भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको पैलेट के बारे में बता दिया। आगे की तरफ पैलेट या मुख गुहा की छत होती है। आगे की ओर पैलेट हार्ड होता है, पीछे की ओर पैलेट सॉफ्ट होता है। मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल संरचना होती है जिसे जीभ कहते हैं। जीभ हमें स्वाद का अनुभव कराती है। इस पर 4 तरह की कलिकाएं पाई जाती हैं जो 4 विभिन्न प्रकार के स्वाद को बताती हैं। इसमें दांत पाए जाते हैं जो भोजन को काटने और चबाने का कार्य करते हैं। अब हम मुख गुहा में पाए जाने वाले दांत या टीथ का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि बच्चों में एक पहले दूध के दांत आते हैं और बाद में वह गिर जाते हैं और उसके पश्चात परमानेंट या स्थायी दांत आते हैं। इसे बोलते हैं द्विबार दंती। अर्थात मनुष्य के जीवन में दांत सामान्यतः 2 बार आते हैं। पहली बार मिल्क टीथ और दूसरी बार परमानेंट टीथ आते हैं। एक दांत या टीथ मसूड़ों की हड्डियों में जबड़ों की हड्डियों में धसे रहते हैं, जिसे हम गर्तदंती या थीकोडेंट कहते हैं। द्विबार दंती, डाइबार डेंट, गर्तदंती यह थीकोडेंट कहलाते हैं। जबड़े की हड्डियों में धसे रहते हैं, यह थीकोडेंट कहलाते हैं। इसके अलावा आपने अपने दांत देखे ही होंगे। यह दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के दांतों का होना विषम दंती कहलाता है, जिसे हम हेट्रोडेंट कहते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डेंट का मतलब टीथ, मतलब विभिन्न प्रकार के दांतों का पाया जाना। मनुष्य में अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं और यह दांत 4 प्रकार के होते हैं। आई, सी, पीएम और एम। आई का मतलब होता है इंसीजर। जबड़े में पाए जाने वाले ये जो आगे के दांत होते हैं ये कहलाते हैं इंसीजर। इसके बाद कैनाइन, ये दांत ये भोजन को काटते हैं। इसके बाद कैनाइन, अपने जानवरों के दांत देखे होंगे 2 जो बड़े बड़े होते हैं, एक कैनाइन्स। इसके बाद ये भोजन को फाड़ते हैं। इसके बाद प्रीमोलर। इसके बाद जो दांत पाए जाते हैं ये प्रीमोलर कहलाते हैं, भोजन को पीसते हैं। और मोलर, ये दांत भी भोजन के लिए पीसने का कार्य करते हैं। इन चारों दांतों को हम जिस सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं वह मनुष्य का दंत सूत्र कहलाता है। हम जानते हैं कि मनुष्य में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, आई, सी, पीएम और एम। 2/2 प्रत्येक क्वार्टर में, अर्धांश में जबड़े के जो दांत होते हैं उन्हें हम इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा लिखते हैं। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन्स, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। यह मनुष्य का दंत सूत्र होता है।
ICPM और M, मतलब मनुष्य के एक जबड़े के इतने हिस्से में, ये मनुष्य का जबड़ा है, इसमें कुल मिलाकर 2+1 + 2 + 3 = 8 दांत आते हैं। तब कुल इसके 4 गुना कर दें तो मनुष्य में कुल 32 दांत आ जाते हैं। यह मनुष्य की मुख गुहा का अध्ययन था। इसके पश्चात हम मुख गुहा के पीछे की ओर की जो संरचना होती है, जिसे ग्रसनी कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। यह मुख एवं मुख गुहा, बक्कल कैविटी, मुख गुहा के पीछे ग्रसनी स्थित होती है। ग्रसनी के लिए फेरेंक्स कहते हैं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुख गुहा के पीछे ग्रसनी स्थित होती है। यहां पर हम ग्रसनी लिखेंगे। ग्रसनी या फेरेंक्स, मुख गुहा और ग्रसनी के बीच में एक निगल द्वार नहीं, इसको अली जिह्वा बोलते हैं या उल्वा स्थित होता है। जहां पर मुख गुहा और ग्रसनी मिलते हैं, इन दोनों के मिलने के स्थान पर अली जिह्वा या उल्वा स्थित होता है। इसके पीछे ग्रसनी स्थित होती है। ग्रसनी में भोजन के लिए और श्वास लेने के लिए दोनों का मार्ग, भोजन व श्वास दोनों का मार्ग होता है। श्वास दोनों का मार्ग होता है और ग्रसनी में व्यक्ति की आवाज की गूंज भी उत्पन्न होती है। आवाज की गूंज भी उत्पन्न होती है। ग्रसनी में जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है, यह इस तरफ होती है, जिसे कि गलट या निगल द्वार कहते हैं। इस गलट या निगल द्वार का अध्ययन हम अलग से करेंगे। इसको थोड़ी ध्यान से समझना है। यह गलट या निगल द्वार है। इस निगल द्वार में 2 तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, ये श्वास नली होती है जो लाल रंग से बनाई है। यह श्वास नली होती है और दूसरी नली इसमें आहार नाल जाती है। आहार नाल का इसमें से ग्रास नली वाला हिस्सा निकलता है या ऊसोफेगस निकलती है। जब व्यक्ति भोजन करता है तब इसकी जो श्वास नली होती है और जिसे हम इसकी ओपनिंग के लिए ग्लोटिस बोलते हैं, श्वास नली की ओपनिंग के लिए हम ग्लोटिस बोलते हैं। इस ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज की बनी पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं।
यह एपी मतलब ऊपर, ग्लोटिस माने ग्लोटिस के, यह एपीग्लोटिस इस श्वास नली की ओपनिंग ग्लोटिस को ढक देती है, जिससे कि भोजन श्वास नली में नहीं जाता है और ग्रास नली के द्वारा स्टोमक या अमाशय में चला जाता है। यह ग्रसनी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके पश्चात हम यहाँ पर आगे का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक सरल भी है और समझने लायक भी है। ग्रसनी, ग्रसनी के पश्चात जो इसमें आया था वह ग्रास नली या ईसोफेगस था। यह ग्रास नली मानव के डायफ्राम के नीचे स्थित अमाशय में चली जाती है। अमाशय एक जे के आकार की संरचना होती है। यह अमाशय है या स्टोमक। यह अमाशय या स्टोमक है और यह ग्रास नली से मिल जाती है। इसका अध्ययन भी हम करेंगे। अमाशय से निकलने के बाद आहार नली में इंटेस्टाइन प्रारंभ हो जाती है या आंत प्रारंभ हो जाती है। अमाशय के पश्चात यहाँ पर यह आंत या इंटेस्टाइन प्रारंभ हो जाती है। यह आंत सबसे पहले छोटी आंत होती है और छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं DJI, अभी हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आपको इस तरह से ये बना देना है। यह भाग यहां से यहां तक, जिसको डॉट 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 लिख दिया है, यह आंत का, छोटी आंत का सबसे पहला भाग ग्रहणी या ड्यूडेनियम है। यह सी या यू के आकार की संरचना होती है और इसके बीच में एक पत्ती नुमा संरचना, जिसे कि पैंक्रियाज या आग्नेयाशय कहते हैं, उपस्थित होती है। इसी ग्रहणी के पास यकृत स्थित होता है। यकृत 2 पिंडों से मिलकर बना होता है, लेफ्ट और राइट। इन दोनों पिंडों से यकृत वाहिनी निकलती है। इसको यहां पर समझ लें। पहली वाहिनी लेफ्ट से और दूसरी वाली वाहिनी राइट से निकलती है। ये कहलाती है यकृत वाहिनी। चूंकि ये दोनों वाहिनी यहां पर मिल चुकी हैं, अतः इसके लिए हम बोलते हैं संयुक्त यकृत वाहिनी। इन दोनों वाहिनियों के पास यहां पर पित्ताशय या गॉल ब्लैडर स्थित होता है। यह पित्ताशय है या गॉल ब्लैडर, और इससे निकलने वाली जो ब्लैक कलर की वाहिनी है, यह कहलाती है पित्त वाहिनी या बाइल डक्ट। इसके पश्चात पित्त वाहिनी इस संयुक्त यकृत वाहिनी से जुड़ जाती है और इसे हम बोलते हैं संयुक्त पित्त
वाहिनी, ये पूरी संरचना यहाँ पर बनी रहती है। तो इसको हम यहाँ पर बना देते हैं। ये संयुक्त पित्तवाहिनी ग्रहणी या ड्यूडेनियम में खुलती है। ग्रहणी या ड्यूडेनियम में खुलती है। स्टूडेंट्स, यह आपकी समझ में आ रहा होगा। आपको शांति से कंसंट्रेशन बनाए रखना है और समझना है। बायोलॉजी एक सरल सब्जेक्ट है, सिर्फ थोड़ा इसमें समझना है। जो आपको दिखाई दे रहा है आपको वही लिखना है। ये दोनों वाहिनियां यहां से आई हैं। पित्त वाहिनी भी ब्लू कलर से बना दी है और ये ग्रहणी में खुल गई हैं। ये छोटे जो गोल संरचना है यह पित्ताशय है, और बाकी की जो वाहिनियां हैं उनको क्या कहते हैं आपको वहां पर स्पष्ट कर दिया है। यह आग्नेयाशय था या पैंक्रियास था। ग्रहणी, ग्रहणी के बाद मध्ययांत्र आती है, और इस मध्ययांत्र के लिए हम बोलते हैं जे। जे का मतलब, इसको भी हिंदी में लिख दे रहा हूं, जेजेनम। जेजेनम या मध्ययांत्र। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। जेजेनम, जेजेनम के बाद आता है इलियम, और सबसे बड़ा भाग इसमें इलियम होता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम होता है। यह इलियम यहां पर बड़ी आंत से मिल जाता है। ड्यूडेनियम, जेजेनम, इलियम। इलियम बड़ी आंत के सीकम वाले हिस्से से मिलता है। यहां पर आता है सीकम। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जहां पर इलियम और सीकम मिलते हैं वहीं पर कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है और इलियोसीकल वाल्व भी पाया जाता है। यह सीकम है। सीकम बड़ी आंत की पहली संरचना है। इसके पश्चात कोलन शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, यह कोलन है। आपको इसी तरह से ये बना देना है। सीकम ये पूरा हिस्सा कहलाता है कोलन। कोलन के पश्चात आता है रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग सीकम होता है। बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग सीकम है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ग्रहणी है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ग्रहणी और सबसे बड़ा भाग इलियम होता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलन होता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलन होता है। कोलन में ये जो उभरे हुए उभार पाए जाते हैं इन्हें होस्ट्रा बोलते हैं। यह रेक्टम होता है। तो स्टूडेंट्स, यह आहार नाल की एक सामान्य संरचना थी। इसके पश्चात
यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। अमाशय या स्टोमक, स्टोमक अमाशय क्या होता है? अमाशय एक थैलेनुमा संरचना होती है जो कि जे के आकार की होती है और अमाशय के लिए हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अब हम अमाशय का अध्ययन करेंगे। अमाशय या स्टोमक अमाशय यह डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। यहाँ पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक पर्दा होता है जो शरीर को अंदर से 2 भागों में विभाजित करता है, ऊपरी वक्ष गुहा और नीचे इसमें बॉडी कैविटी या देह गुहा के लिए 2 भागों में विभाजित करता है। ऊपर होती है वक्ष गुहा और नीचे होती है इसमें देह गुहा। स्टोमक, इसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, देह गुहा कुछ और है इसका नाम, उसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। अमाशय, इसके 4 भाग होते हैं। यह अमाशय है। इसका वह हिस्सा जो ग्रास नली से जुड़ा रहता है वह कॉर्डिक कहलाता है। इसके पीछे का हिस्सा फंडिक कहलाता है और वह हिस्सा जो छोटी आंत से जुड़ता है यह पाइलोरिक कहलाता है। कॉर्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। और जो शेष भाग होता है यह शेष भाग बॉडी रीजन कहलाता है। बॉडी रीजन कहलाता है। अमाशय में पाई जाने वाली ऑक्सीजेंटिक कोशिकाएं HCl का स्रावण करती हैं, जिसके कारण अमाशय का माध्यम अम्लीय हो जाता है। HCl का स्रावण करती हैं। यह अमाशय की संरचना थी। इसके पश्चात ग्रहणी एक यू के आकार की संरचना होती है या ड्यूडेनियम। यह एक यू या सी के आकार की रचना होती है। इसमें पित्तवाहिनी या संयुक्त पित्तवाहिनी और अग्न्याशय से आने वाली अग्न्याशयी रसवाहिनी खुलती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ब्रूनर ग्लैंड या ब्रूनर्स की ग्रंथि भी पाई जाती है। ब्रूनर ग्लैंड बड़ी आंत में भी पाई जाती है। इसके पश्चात छोटी आंत और बड़ी आंत, इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। ग्रहणी के पश्चात इसमें जेजेनम और इलियम, इसका अध्ययन भी हम कर चुके हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जहां पर इलियम और सीकम मिलते हैं उस स्थान पर 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं निम्न हैं। जहां पर इलियम व सीकम मिलते हैं, यहां पर 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। इसकी जो पहली संरचना होती है वह होती है इलियो सीकल बाल्ब।
क्लास 10th के अनुसार यह काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों, जितना आपकी समझ में आ रहा आप उतना ही लिखें, उतना समझ लें। इसमें आपके बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए हैं। मेरा ऐसा प्रयत्न इसमें रहा है। इलियोसिकल बाल्ब उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों के मिलने के स्थान पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका भी पाई जाती है। मिलने के स्थान पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका भी पाई जाती है। कृमि रूप परिशेषिका यह मनुष्य के आहार नाल में पाए जाने वाला अवशेषी अंग है और वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं है। यह जब मनुष्य घास फूस खाता था किसी समय, तब उसके सेलुलोज को पचाता था। इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया वगैरह सेलुलोज का पाचन करते थे, किंतु वर्तमान में मनुष्य अब घास फूस नहीं खाता है, तो इसका भी कोई कार्य नहीं है। लेकिन यदि कभी इस कृमि रूप परिशेषिका में भूलवश या किसी कारण से इसमें कोई भोजन का कण चला जाता है, तब यह वहां पर सड़ने लगता है और पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है। इस बीमारी को अपेंडिक्स कहते हैं या अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इस अवस्था में इस पूरी अपेंडिक्स को ऑपरेशन के द्वारा काटकर बाहर निकाल दिया जाता है, तो व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाता है। इसके अतिरिक्त होस्ट्रा वगैरह आपको बता दिया है। कोलन में पाए जाने वाले उभारों को होस्ट्रा कहते हैं। रेक्टम और रेक्टम के पश्चात आहार नाल का अंतिम सिरा एनस आता है, जहां से बिना पचा हुआ भोजन शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यह आपकी समझ में आ गया है, तब आप इसके लिए लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। धन्यवाद।